नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास का क्लास चल रहा था उसमें हमने इसके पहले वाली क्लास में बंगाल के नवाबों तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अन्य यूरोपीय कंपनियों की नीतियों के विषय में डिटेल से पढ़ा था। इसमें हमने सरफराज खान जो कि बंगाल का नवाब था वहां तक डिटेल में पढ़ लिया था। उसके आगे जो अगला नवाब होता है अलीवर्दीन खान, तो अलीवर्दी खां के विषय में इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था सरफराज खान के साथ गिरिया का युद्ध होता है अलीवर्दी खां का। ठीक, तो गिरिया का युद्ध 10 मार्च 1740 को होता है। इसमें बिहार का जो नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां, इसने सरफराज खान को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद स्वयं बंगाल का नवाब बनता है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं अलीवर्दी खां के विषय में। सत्ता की प्राप्ति कैसे हुई तो आपको पता होगा, मैंने बताया अभी। गिरिया के युद्ध में क्या कहते हैं सरफराज खां को परास्त कर अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बना। ठीक, इसी के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मराठा आक्रमण होता है। अलीवर्दी खां के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती मराठों के निरंतर आक्रमण 1742 से 1751, जिसका नेतृत्व रघुजी भोसले कर रहे थे। यानी मराठों ने उड़ीसा तथा बंगाल के अन्य भागों पर जो कि बंगाल के अधीन थे वहां पर लगातार दबाव बनाने के लिए तथा टैक्स या राजस्व के लिए, चौथ की वसूली के लिए लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो यह आक्रमण की जो शुरुआत होती है वह अलीवर्दी खान के समय में ही होती है। ठीक, तो महत्वपूर्ण घटना क्या है, 1742 में भास्कर राव ने बंगाल को लूटा। ठीक, भास्कर राव ने आक्रमण किया बंगाल पर और वहां पर भारी लूटमार की। फिर 1744 में अलीवर्दी खान ने धोखे से भास्कर राव की हत्या करवा दी। ठीक, तो भास्कर राव की हत्या अलीवर्दी खान ने की। 1745 से 48 के बीच में लगातार कई मराठा आक्रमण हो रहे थे। फिर उसके बाद 1751 में मराठों के साथ एक संधि होती है। संधि की शर्तें क्या थी कि 12 लाख रुपए सालाना चौथ देगा कौन, अलीवर्दी खान जो कि बंगाल का नवाब है। यानी 12 लाख रुपए मराठों को कौन देगा, अलीवर्दी खान। उड़ीसा प्रांत मराठों को सौंप दिया गया क्योंकि उड़ीसा पर ही ज्यादा आक्रमण हो रहे थे जो कि बंगाल के नवाब के अधीन था, तो वह प्रांत ही मराठों को सौंप दिया गया। बदले में मराठों ने बंगाल पर फिर कभी आक्रमण न करने का वचन दिया। ठीक, तो 12 लाख रुपए सालाना चौथ देंगे और उसके बाद उड़ीसा का प्रांत दे दिया गया मराठों को। तो मराठों ने कहा ठीक है, अब हम आगे आक्रमण नहीं करेंगे। आगे की घटना क्या होती है, अलीवर्दी खां की यूरोपीय नीति और उत्तराधिकार। तो यूरोपीय शक्तियों पर नियंत्रण, उसने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का कड़ा विरोध किया। ठीक, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों, जो कि अंग्रेज कलकत्ता में और फ्रांसीसी जो कि चंद्रनगर में स्थापित थे, ये दोनों उस नगर की किलेबंदी करना चाह रहे थे। ठीक, प्रारंभ भी कर दिया था। उसी का विरोध अलीवर्दी खां ने किया। तो इसी के विरोध के बाद ही फिर जब सिराजुद्दौला आता है तो उसमें भी उसको लेकर के, किलेबंदी को लेकर के सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में बहुत विरोध होता है। फिर उसी में आप लोग प्लासी के युद्ध को भी देखोगे। अलीवर्दी खान की महत्वपूर्ण जो कथन इनके द्वारा कहे गए हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। उसने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा, एक मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि उन्हें छेड़ा गया तो काट काट करके मार देंगी। ठीक, दूसरा समुद्र के विषय में, यानी समुद्र पर नियंत्रण के विषय में उसने कहा कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से तो निकाल सकता है। ठीक, वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल सकता है, परंतु यदि वह ऐसा करता है तो समुद्र में आग लग जाएगी। ठीक, समुद्र में आग लग जाएगी। तो वह यह जो कथन है वह दिखाता है कि अंग्रेज नौसैनिक रूप से कितने शक्तिशाली थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अलीवर्दी खान जो है वह अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के विषय में भी बहुत जानकारी रखता था, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। उत्तराधिकार के विषय में अगर हम देखेंगे तो अलीवर्दी खान ने अपने नाती यानी अपने पुत्री के पुत्र को, ठीक,
सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि इसको कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए इसने अपने नाती यानी पुत्री के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस निर्णय से उसकी बेटी घसीटी बेगम और पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग नाराज हो गए। ठीक, यानी उसकी एक 3 बेटियां थी, उसमें से एक बेटी का नाम घसीटी बेगम था, तो वह और पूर्णिया का एक फौजदार था शौकत जंग, दोनों नाराज हो गए, जिससे दरबारी गुटबाजी बढ़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। आगे देखते हैं। अब जब नवाब बनता है कौन? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, यानी नवाब था वहां का, बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। यह भी अंग्रेजों की नीतियों के विषय में अच्छी जानकारी रखता था। वह जानता था कि अंग्रेजों को यहाँ पर व्यापार करने के लिए या फिर अन्य गतिविधियों को जारी रखने के लिए हम अगर नहीं रोकते हैं जारी रखने से, तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उसने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ किया। इसी की कड़ी में मैंने बताया था नवाब बनते ही सिराजुद्दौला को अपने विरोधियों का सामना करना पड़ा। तो जो मैंने बताया था, इनकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, शौकत जंग जो कि चचेरा भाई था, और मीर जाफर जो कि इनका सेनापति था। इन तीनों का विरोध इनको करना पड़ा। विरोध क्यों करना पड़ा, क्यों, क्या क्या कारण थे, अंग्रेज क्यों इनसे नाराज थे? तो पहला था, अंग्रेजों ने सिराज के विरोधी कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में शरण दी और उसे लौटाने से इनकार कर दिया। ठीक, तो सिराजुद्दौला का एक विरोधी था जिसका नाम था कृष्ण वल्लभ, उसने अंग्रेजों के यहाँ शरण ली थी। तो सिराजुद्दौला ने कई बार अंग्रेजों से कहा कि आप उसको लौटा दो, पर अंग्रेजों ने मना कर दिया। दूसरी बात, किलेबंदी। नवाब की अनुमति के बिना कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में था, इसकी किलेबंदी प्रारंभ कर दी गई। तो नवाब ने इसको किया और फ्रांसीसियों को भी मना किया कि तुम क्या कहते हैं यहाँ पर किलेबंदी मत करो। तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, परंतु अंग्रेज किलेबंदी के कार्य को जारी रखते हैं। दूसरा था दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेज उत्तराधिकार जो अधिकारी थे, दस्तक का अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी। तो कल मैंने दस्तक के विषय में भी बताया था। चौथा था नवाब का अपमान। राज्यारोहण पर अंग्रेजों द्वारा जो नवाब सिराजुद्दौला है, इसको कोई भी नजराना जिसको उपहार कहा जाता है नहीं दिया गया था। तो इसके पहले की जो परंपराएं थी कि कोई भी नवाब बनता था तो उसको अंग्रेजों या फिर अन्य यूरोपीय शासकों या कंपनियों के द्वारा उपहार दिया जाता था शासक बनने के उपलक्ष्य में, परंतु अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कोई भी ऐसा उपहार नहीं दिया। तो इन वजहों से वह अंग्रेजों से नाराज था। कलकत्ता पर अधिकार और काल कोठरी की त्रासदी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मैंने पहले बताया, जब ये सब घटनाएं घट रही थी तो उसके परिणाम स्वरूप फिर नवाब ने क्या किया कि 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो कासिम बाजार पर 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। जब यह घटना घटती है 20 जून 1756 को, तो उस समय कलकत्ता को जो गवर्नर था रोजर ड्रेक था। रोजर ड्रेक जो कि कलकत्ता का उस समय गवर्नर था, वह भाग करके कलकत्ता के पास में ही एक क्या कहते हैं फुल्टा द्वीप है, ठीक, एक जो कि द्वीप था, वहाँ पर शरण ली। नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। ठीक, तो जब 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला आक्रमण करता है कलकत्ता पर, तो वहाँ का गवर्नर था रोजर ड्रेक, जो भाग जाता है फुल्टा द्वीप पर शरण लेता है और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। ठीक, इसके बाद सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को हराया और घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। ठीक, एक तो क्या कहते हैं कासिम बाजार पर पहले आक्रमण किया, फिर कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों का भी दमन कर दिया। साथ में अपने जो विरोधी थे इनके मनिहारी का युद्ध होता है, उसमें शौकत जंग और घसीटी बेगम इनको भी पराजित करता है। तो जब यह कलकत्ता पर आक्रमण करता है, उसी के समय की एक घटना है जिसका वर्णन एकमात्र अंग्रेज अधिकारी है जो कि उस समय वहाँ उपस्थित था, वह इस अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में लिखता है। ठीक, कलकत्ता की काल कोठरी की त्रासदी के विषय में।
इसका वर्णन अंग्रेज अधिकारी जे.जेड. हालवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया। यह दावा करता है कि नवाब ने जब कलकत्ता पर आक्रमण किया था तो उसने 146 अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद किया, जिसमें केवल 23 लोग जीवित थे। ठीक, एक रात को 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें सिर्फ 23 लोग अगली सुबह जीवित बचे, जिसमें हालवेल भी था। ठीक, तो कहता है हालवेल कि मैं भी उसी में शामिल था। ठीक, मुझको भी और साथ में 146 अंग्रेजों को बंद किया गया था, जिसमें मैं 23 व्यक्तियों के साथ बचा था। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह घटना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक बहाना है। ठीक, तो कई इतिहासकार ऐसे हैं कि यह एक झूठी अफवाह है, सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा, यानी जो यह हालवेल है यह दोबारा जब कलकत्ता पर अधिकार करते हैं तो उसको सही ठहराने के लिए यह कहानी रची गई थी। आगे देखते हैं अलीनगर की संधि और प्लासी का षड्यंत्र। तो 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। तो जो मैंने पहले बताया था, जब 20 जून 1756 को, ठीक, 20 जून 1756 को यहाँ पर फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था, तो उसके बाद 2 जनवरी 1757 को क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब इस अधिकार के बाद अलीनगर की जब संधि की जाती है तो वह संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। नवाब ने अंग्रेजों की सभी व्यापारिक सुविधाएं मानी, हर्जाना दिया, किलेबंदी और सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया। ठीक, तो यह नवाब की तरफ से माना गया। आगे जब प्लासी का युद्ध होता है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे इसको हम लोगों को समझना चाहिए। इस षड्यंत्र में अंग्रेजों की तरफ से देखिए या फिर सिराजुद्दौला के विरोध में कौन कौन थे। एक था मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था, दूसरा था जगत सेठ जो कि बैंकर था, यानी धन से संबंधित जितने भी कार्य थे या फिर ऋण नवाब को देना होता था यह जगत सेठ करता था। एक सेना नायक था राय दुर्लभ और अमीचंद जो कि सौदागर यानी व्यापारी था। तो इन चारों लोगों ने क्या कहते हैं षड्यंत्र किया, किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध। अमीचंद के साथ, जब अमीचंद जो कि यह है सौदागर था, इसके साथ एक धोखा किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। क्लाइव ने उसे धोखा देने के लिए एक जाली यानी लाल, जो जाली था वह लाल पत्र था और एक वास्तविक सफ़ेद संधि पत्र तैयार करवाया। ठीक, तो यह जो जाली था इस पर लाल वाले पर तो क्लाइव का सिग्नेचर था। ठीक, और वो जो इसके साथ में एक अंग्रेज अधिकारी था उसका सिग्नेचर था, अमीचंद का सिग्नेचर था, परंतु सफ़ेद वाले पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नहीं, सिर्फ इसका क्लाइव का सिग्नेचर था। ठीक, तो जब इस षड्यंत्र का पता चलता है, ऐसा कहा जाता है कि इस षड्यंत्र में अमीचंद को बहुत सारा धन मिलना था, इसीलिए यह अमीचंद इसमें शामिल होता है, परंतु जब 2 पत्रों पर साइन होता है तो यह इसके साथ धोखा होता है। इस प्लासी के षड्यंत्र या फिर इसको लेकर के के.एम. पणिक्कर जो है इतिहास का, इनका मानना था, इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध था कि यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो यह कथन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। के.एम. पणिक्कर इस षड्यंत्र या फिर इस संधि के विषय में कहते हैं कि यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी के अधिकार या फिर नवाबी को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ठीक, यह महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है आधुनिक भारतीय इतिहास में। ठीक, नदिया जिले में भागीरथी नाम नदी के तट पर स्थित प्लासी का एक मैदान था। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पलास के वृक्ष बहुत अधिक थे, इसलिए उसे प्लासी कहा जाता है। ठीक, तो युद्ध का घटनाक्रम क्या था? यह एक वास्तविक युद्ध न होकर एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। तो मैंने बताया था कि कौन कौन उसमें शामिल था। तो यह एक युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र का परिणाम था। नवाब की सेना के बड़े हिस्से ने, जो मीर जाफर और राय दुर्लभ के अधीन था, युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक,
तो इसको ध्यान में रखना है। नवाब के वफादार सेनानायकों मीर मदान और मोहनलाल ने बहादुरी से युद्ध किया लेकिन वे मारे गए। तो इन दो व्यक्तियों मीर मदान और मोहनलाल को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। कई बार क्या होगा कि जब कथन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो मीर मदान की जगह पे मीर जाफर और मोहनलाल ने बहादुरी से युद्ध किया, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मीर जाफर नहीं होगा, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति का नाम दे देगा तो यहाँ पर आप लोग जल्दी में प्रश्न को क्या कहते हैं गलत कर सकते हो, कथन को बिना ध्यान से पढ़े। तो इसको ध्यान में रखना है। मीर मदान और मोहनलाल दो ही व्यक्ति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। ठीक, तो यह मीर जाफर की सेना थी। मीर मदान और ब्रिटिश सेना जो कि ऐलिब के अधीन में थी, और मोहनलाल। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिए। नवाब सिराजुद्दौला इधर है, मीर जाफर इधर है, तो दोनों व्यक्ति हैं। ठीक, तो इनकी सेनाएं इधर खड़ी हैं। बाद में मीर जाफर सलाह देता है जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला यहाँ से भाग जाता है। मोहनलाल और मीर मदान की सेना ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। मीर जाफर की सलाह पर सिराज जो है युद्ध मैदान से भागा, जहाँ मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। ठीक, तो जब मीर जाफर इसको सलाह देता है कि अब हम लोग पराजित हो रहे हैं, इस समय अच्छा यही होगा कि आपको कहीं सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, बाद में हम लोग फिर युद्ध करेंगे। तो मीर जाफर जब भागता सिराजुद्दौला जब भागता है तो मीर जाफर का बेटा था मीरन, उसने इसकी हत्या करवा दी। इस घटनाक्रम को, ठीक, या जो प्लासी का युद्ध होता है, इसके बाद की इस युद्ध में जो घटनाएं घटती हैं, इसी घटनाक्रम को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया। इस घटना को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। क्या बंगाल की प्रथम क्रांति क्या थी कि सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर को नवाब बनाया जाना। आगे देखते हैं, प्लासी के युद्ध के क्या क्या परिणाम थे, इतिहासकारों के क्या इससे कथन थे, इसको देखना है। राजनीतिक परिणाम क्या हुए? बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली बन गया, यानी अब जो नवाब बनेगा, चाहे मीर जाफर हो या फिर उसके बाद के जो भी क्या कहते हैं नवाब बनेंगे या शासक बनेंगे, सभी अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त होंगे। बंगाल से प्राप्त धन का उपयोग कर अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें जमाई। ठीक, तो बंगाल से जो धन मिलता था, अब पूरा जब अधिकार इनका हो जाएगा अंग्रेजों का बंगाल पर, तो इस धन का उपयोग वह भारत के अन्य राजाओं या शासकों के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाएगा उसमें यह करेंगे, व्यापार में करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से व्यापार के माध्यम से जो वस्तुएं खरीद करके लेके जाएंगे, वह यूरोपीय अपने जो अन्य देशों से व्यापार करेंगे, फिर अपने देश में भी इसका प्रयोग करेंगे। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भारत के धन से ही अंग्रेजों की या फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक, तो उद्योगों का विकास भारत के धन पर ही हुआ था। आर्थिक परिणाम क्या होता है? बंगाल की संगठित लूट प्रारंभ होती है, जिसने भारत से धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत की। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत से जो बड़े पैमाने पर धन की निकासी की शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही होती है। इतिहासकारों का क्या कथन है इसके संबंध में, इस युद्ध के संबंध में? तो नवीन चंद्र सेन का कथन है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत के लिए एक अस्थायी दुख भरी रात की शुरुआत हुई। ठीक, नवीन चंद्र सेन कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत के लिए एक अस्थायी दुख भरी रात की यह शुरुआत हुई। पिट जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। ठीक, तो इस युद्ध में क्लाइव के असाधारण प्रदर्शन के विषय में पिट जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। ठीक, तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद मीर जाफर और मीर कासिम शासक बनेंगे, नवाब बनेंगे, जो कि अंग्रेजों की तरफ से ही बनते हैं। तो मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच में हुआ। ठीक, तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि यह अंग्रेजों
के हाथ में, ठीक, अंग्रेजों का बंदी के रूप में इसको दर्शाया गया है, यानी अंग्रेज जो कहेंगे वही यह करेगा। इसको क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, ठीक, क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है किसको? मीर जाफर को। जब यह नवाब बनता है तो इसने अंग्रेजों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए, जिसमें कंपनी को 24 परगना जिले की जमींदारी और लगभग 3 करोड़ रुपए घूस और उपहार दिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पतन क्यों होता है इसका? अंग्रेजों से तंग आकर डचों के साथ षड्यंत्र रचा, लेकिन वेदरा के युद्ध में 1759 में पराजित हो गए। कौन? डच, ठीक। 1760 में उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया, जिसे बंगाल की क्रांति, दूसरी क्रांति कहा गया। पहली क्रांति सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बनाया गया, यह बंगाल की पहली क्रांति थी। दूसरी क्रांति क्या है? मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया जाना, क्या? नवाब। आगे देखते हैं। अब 1760 से 63 के बीच में बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम है। इसके समय की क्या घटनाएं थी? अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में यह सर्वाधिक योग्य था, ठीक। प्रमुख सुधार इसने क्या किए? इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो आप लोगों को पता होगा, ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद किसने किया था? कमेंट में आप लोग बताइएगा। राजधानी जो थी पहले ढाका से मुर्शिदा या मकसूदाबाद किसने किया था? फिर उसके बाद इसी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने स्थानांतरित किया। क्यों स्थानांतरित किया? क्योंकि अंग्रेजों की पहुंच वहां पर मुंगेर में बहुत कम थी, और जो मुर्शिदाबाद वहां और कलकत्ता के बीच में दूरी कम थी, जिससे प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का रहता था। इसने यूरोपीय सेना के ढंग से अपने सेना का भी आधुनिकीकरण किया, ठीक, और मुंगेर में तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया। क्योंकि अंग्रेजों से दूर रहेंगे तो इसकी गतिविधियों के विषय में अंग्रेजों को जानकारी कम प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। मीर कासिम का पतन और बक्सर की पृष्ठभूमि। अब देखिए, जब मीर कासिम नवाब बनता है तो वह दस्तक के मुद्दे को लेकर के अंग्रेजों से इसके विषय में निर्णय लेने के लिए कहता है, क्योंकि अंग्रेज दस्तक का उपयोग कर रहे थे। तो मीर कासिम जब अंग्रेजों से इस विषय में बात करता है तो अंग्रेज जो निजी व्यापारी जो थे, निजी व्यापार में दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। जब मीर कासिम की बात को नहीं मानते हैं तो मीर कासिम ने क्या किया कि मार्च 1763 में सभी व्यापारियों के लिए आंतरिक व्यापार कर चुंगी को समाप्त कर दिया, ठीक, जो अंग्रेजों को मंजूर नहीं था। यानी एक तो अंग्रेजों को तो मिला था दस्तक का फ्री प्रयोग, यानी वह कहीं भी बंगाल में व्यापार करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या कर नहीं देना होगा। तो जब मीर कासिम मना करता है तो नहीं मानते हैं, तो मीर कासिम ने क्या किया कि अब कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति भारत में बंगाल में व्यापार करेगा उसको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ठीक। तो इसका विरोध अंग्रेज करने लगे। इसी को लेकर के अंग्रेजों से 1763 में, ठीक, संघर्ष होता है। मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम को कटवा, गिरिया और उदयनाला के युद्धों में पराजित किया, ठीक। तो कटवा, गिरिया और उदयनाला के युद्धों में मेजर एडम्स ने मीर कासिम को पराजित किया। फिर अक्टूबर 1763 में पटना की हत्याकांड की बात आती है, ठीक। तो पराजय से क्रोधित होकर मीर कासिम ने पटना में बंदी बनाए गए लगभग 148 अंग्रेजों की हत्या कर दी, ठीक, हत्या करने का आदेश दिया। तो जब इन युद्धों में कटवा, गिरिया और उदयनाला का युद्ध होता है जिसमें मीर कासिम पराजित होता है मेजर एडम्स से, तो इससे क्रोधित होकर के मीर कासिम ने पटना में 148 अंग्रेज जो बंदी बनाए गए थे उनकी हत्या का आदेश दे दिया। और हार के बाद मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा और नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन बनाया। तो इसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम, तीसरा है अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक। तो इन्हीं तीनों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ा। कब? 23 अक्टूबर 1764 को। तो 3 व्यक्ति, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और उसके बाद मुगल बादशाह। तो 3 एक तरफ हैं और अंग्रेज अकेले एक तरफ हैं। तो यह गठबंधन बनता है, त्रिगुट गठबंधन, जिसमें मीर कासिम बंगाल,
शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट है। तो युद्ध होता है बक्सर में, जो कि बिहार में है, बक्सर बिहार में है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और इसका परिणाम क्या हुआ, तीनों की संयुक्त सेना निर्णायक रूप से पराजित हुई। ठीक, तो जो तीनों थे इनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों से पराजित होती है। प्लासी और बक्सर में अंतर क्या था, तो इससे भी हो सकता है लघुत्तरी या फिर जो आप जीडीसी का एग्जाम दोगे उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी इससे आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि प्लासी और बक्सर में, या फिर इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि प्लासी और बक्सर में मेन अंतर क्या था। तो प्लासी का युद्ध जो मैंने बताया था वह षड्यंत्र का परिणाम था, यानी जो नवाब था सिराजुद्दौला उसकी जो सेना है कि सेना के बड़े भाग ने, जिसमें मीर जाफर था और अन्य जो बड़े बड़े सेनाधिकारी थे, उन्होंने युद्ध ही नहीं लड़ा था। परंतु जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें तीनों की संयुक्त सेनाएं, मुगल सम्राट, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के युद्ध लड़ा था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। प्लासी एक षड्यंत्र था, जबकि बक्सर एक वास्तविक सैन्य विजय थी जिसने अंग्रेजों की श्रेष्ठ रणकौशल को सिद्ध किया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। इस युद्ध के संबंध में पीई रॉबर्ट्स का कथन है। ठीक, बक्सर के युद्ध के संबंध में पीई रॉबर्ट्स जो कि इतिहासकार हैं, इनका कथन है, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ठीक, तो प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यह कथन पीई रॉबर्ट्स का है। ठीक, आगे देखते हैं। जब यह बक्सर का युद्ध होता है तो इलाहाबाद की संधि होती है। दो संधियां होती हैं, एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त को। ठीक, तो पहली इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होता है। इस संधि में क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक, शामिल थे। दो व्यक्तियों के बीच में, क्लाइव और मुगल बादशाह जो था शाह आलम, इसके बीच हुआ था। प्रमुख शर्तें क्या थी, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का मतलब राजस्व वसूलने के अधिकार को अस्थायी रूप से कंपनी को दे दिया। ठीक, परमानेंट रूप से। अब परमानेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व की वसूली अंग्रेज करेंगे। बदले में कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक, तो शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो राजस्व वसूली का अधिकार है वह अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने दे दिया। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होती है। ठीक, इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी कि नवाब ने युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए। ठीक, युद्ध के हार जाने के रूप में नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए, साथ ही साथ कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी अंग्रेजों को सौंपे, जिसे अंग्रेजों ने बादशाह को सौंप दिया। ठीक, और अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना रखने पर सहमति बनी। इस प्रकार से यह सहायक संधि की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक, कड़ा और इलाहाबाद की जो जिले हैं इसको अंग्रेजों को दिया गया, किसके द्वारा, अवध के नवाब के द्वारा, और अंग्रेजों ने इसे मुगल बादशाह को दे दिया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 से 1772 के बीच में जो शासन की प्रणाली थी वह बंगाल में द्वैध शासन कहलाती है। द्वैध शासन क्या होता है, इसमें दो व्यक्तियों का शासन था, एक था कंपनी, दूसरा बंगाल का नवाब। तो कंपनी के अधिकार में क्या क्या था, दीवानी का अधिकार, यानी राजस्व और न्याय का कार्य कंपनी करेगी। ठीक, यानी पैसा जो टैक्स है उसे वसूलेगी कंपनी और न्याय का कार्य कंपनी करेगी। इसलिए शक्ति किसके पास है, कंपनी के पास है, पर पैसा तो लेगी, न्याय करेगी, पर प्रशासन का कार्य वह नहीं करेगी। तो इसलिए उत्तरदायित्व उसके पास नहीं है। ठीक, पैसा भी मिल जा रहा है और न्याय का भी कार्य कर रही है। तो शक्ति तो कंपनी के पास है, परंतु इसके पास उत्तरदायित्व नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नवाब के पास क्या अधिकार है, निजामत, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन का कार्य बंगाल का नवाब करेगा।
अब इस प्रशासन को करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए ना। शक्ति किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो शक्ति कोई, इनके पास कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ठीक, शक्ति कोई नहीं है, जबकि पूरे उत्तरदायित्व है, ठीक, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नवाब की है, परंतु शक्ति कोई भी नहीं है। तो व्यवस्था का स्वरूप क्या था? कंपनी वास्तविक शासक, उसके पास समस्त अधिकार और शक्ति थी, लेकिन कोई प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं था। नवाब को क्या? नाममात्र का शासक था, ठीक, उसके पास समस्त उत्तरदायित्व थे, परंतु कोई शक्ति या अधिकार नहीं था। तो जो मैंने पहले बताया। लागू करने का क्या कारण था? कंपनी सीधे शासन की जिम्मेदारी लेकर भारतीय शक्तियों और जनता के विरोध से बचना चाहती थी, ठीक। यह एक मुखौटा ओढ़े थी कि हम तो प्रशासन कर ही नहीं रहे हैं, आपका जो नवाब है वही है, कौन? जो बंगाल का नवाब है वही आपके ऊपर शासन कर रहा है, हमें शासन से कोई मतलब नहीं है। तो जनता को भी दिखाना था, और पूरा शासन का जो कार्यभार है कंपनी स्वयं नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वह जनता और शासकों, भारतीय अन्य राजाओं को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ अभी भी आप देखोगे जो राजस्व वसूली का कार्य है वह कंपनी तो कर रही है, पर कंपनी डायरेक्ट नहीं बल्कि भारतीय लोगों के द्वारा राजस्व की वसूली का कार्य करवा रही है। और क्योंकि इसके पास अनुभव भी नहीं था, कंपनी के पास प्रशासन, भारतीयों पर कैसे प्रशासन किया जाए, कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे, वह भी कंपनी को इसका अनुभव नहीं था। आगे देखते हैं द्वैध शासन के दुष्परिणाम क्या हुए और इसका अंत कैसे हुआ। कंपनी ने राजस्व वसूली के लिए भारतीय नायब दीवान नियुक्त किए। मोहम्मद रजा खान को बंगाल में, ठीक, राजा सिताब राय को बिहार में, ठीक। तो राजस्व की वसूली का जो मैंने बताया था कि अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया द्वैध शासन के माध्यम से। तो उसी राजस्व की वसूली के लिए भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, जिसे नायब दीवान कहा जाता था। बंगाल में जो नायब दीवान था जो कि राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार था वह मोहम्मद रजा खान, और बिहार में राजा सिताब राय, ठीक। अब प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार इससे बढ़ गया। किससे? द्वैध शासन का दुष्परिणाम क्या हुआ कि प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार बढ़ा, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, और इस शोषण के बाद ही 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिससे बंगाल की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। इस समय जो गवर्नर था बंगाल का वह कार्टियर था, ठीक। तो गवर्नर कौन है? कार्टियर है। बंगाल में जो द्वैध शासन का समय है इसी को लेकर के के.एम. पनिक्कर जो हैं इनका कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने 1765 से 72 की अवधि को डाकुओं का राज्य कहा है, ठीक। यानी 1765 से 72 के बीच में बंगाल में जो शासन कर रहे थे उनको डाकू कहा है। किसने? के.एम. पनिक्कर ने। इसके बाद जब इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं तो द्वैध शासन का अंत होता है 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बनते हैं बंगाल के, इन्होंने इसे समाप्त कर दिया और बंगाल का शासन सीधे कंपनी के नियंत्रण में ले लिया। मुबारक उद्दौला जो कि बंगाल का अंतिम नवाब था, ठीक। तो यह आज का हमारा क्या कहते हैं जो लेक्चर है, क्लास है, इसी पे समाप्त होता है। इसमें हमने क्या कहते हैं अलीवर्दी खान से लेकर के बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला के विषय में पढ़ा है डिटेल से। इसके पहले वाली क्लास में जो लोग क्लास को नहीं देखे हैं आप लोग जा करके उसको क्लास को देखिएगा। दोनों क्लास जब आप लोग साथ में देखोगे तो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। आशा करता हूँ क्लास में जो भी बताया गया है आपको समझ में आया होगा। आपसे एक निवेदन है, इस वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्लास कैसे रही, कैसे लगा आप लोगों को क्लास और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।